नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबर में सबसे पहले बात करेंगे अमृतपाल के सरेंडर करने की सनसनीखेज खबर की। फिर उमेश पाल अपहरण कांड में सजा पाए अतीक के साबरमती जेल की रवानगी की। उसके बाद संसद में आज हुए जोरदार हंगामे की। फिर बात करेंगे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों के तारीख के ऐलान की। और आखिरी में बात होगी उत्तराखंड के रामनगर में चल रहे G20 समिट की। तो शुरू करते हैं आज के 5 शहर 5 खबरों का सिलसिला। अमृतपाल के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। पंजाब पुलिस ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। पंजाब के होशियारपुर में पंडौरी बीवी गांव में एडीजीपी गुरविंद सिंह ढिल्लों की अगुवाई में पंजाब पुलिस की बड़ी अधिकारियों और जवानों की टीम चप्पे चप्पे पे तैनात है। सिखों के 5 तख्तों में से एक भटिंडा स्थित श्री दमदमा साहिब में भी अमृतपाल के सरेंडर करने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले खबर आ रही थी कि वो स्वर्ण मंदिर में सरेंडर कर सकता है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अभी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री दमदमा साहिब परिसर में ही मौजूद है। तो अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच तमाम पुलिस भी अलर्ट मोड पे आ चुकी है। तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये खबर भी निकल के सामने आ रही है कि अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है। इन सब कयासों के बीच पहले भी किस तरीके से सामने आई थी ये जानकारी कि अमृतपाल सिंह स्वर्ण मंदिर में जो है सरेंडर कर सकता है। दिनकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनकर, इस खबर में कितनी सच्चाई है कि सरेंडर कर सकता है अमृतपाल सिंह? जी स्वीटी, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि पंजाब पुलिस अपने इनपुट्स के आधार पर ये बता रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर फरार रह रहा है। 18 मार्च से लगातार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि कल रात को पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद वो गाड़ी पंजाब के जालंधर में गई और उसके बाद एक सुनसान जगह पर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरते हैं और वो लापता हो जाते हैं। पुलिस को शक है कि उसमें से एक युवक अमृतपाल सिंह था। वहीं आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को लेकर पुलिस के हाथों में खबर ये भी आई है कि अमृतपाल सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने जालंधर आया था और वो चाह रहा था कि वो इंटरव्यू दे और पुलिस के सामने सरेंडर करने की पेशकश करे। हालांकि उसकी 3 शर्तें थी। 3 शर्तों में से उसकी पहली शर्त ये थी कि पुलिस मुझे पंजाब की जेल में रखे, पुलिस मुझे टॉर्चर ना करे और साथ ही साथ पुलिस ये ऐलान करे कि अमृतपाल ने सरेंडर किया है, ना कि उसे अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें पुलिस लगातार पीछा कर रही थी। अभी रिसेंटली उसकी एक वीडियो वायरल सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से डेनिम शर्ट्स में, साथ में उसका दोस्त लवप्रीत सिंह भी साथ में था, वो पीछे पीछे चलता हुआ दिखा। हालांकि आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। जी देखिए, कोशिशें काफी दिनों से की जा रही है। काफी समय से ये लगातार पुलिस कवायद तेज कर चुकी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो जाए। तमाम 8 राज्यों की पुलिस जो अलर्ट मोड पर चली गई थी, तमाम एजेंसी भी इसी में लग चुकी है। लेकिन अभी तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। स्वीटी, देखिए आज अमृतपाल को लेकर एक और खबर सामने आई है कि अमृतपाल सरेंडर करेगा तो वो गोल्डन टेम्पल में सरेंडर कर सकता है, वो किसी अकाल तख्त साहिब में सरेंडर कर सकता है, किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। यानी वो डायरेक्टली पुलिस थाने नहीं जाएगा, उसे शूट आउट का डर है। पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में है, पूरी सख्त दिखाई दे रही है। इसके साथ ही 8 राज्यों की पुलिस, जैसा कि आपने बताया, लगातार पंजाब पुलिस कोशिश में लगी है, 8 राज्यों की पुलिस कोशिश में लगी है। तो अमृतपाल को कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों शूट आउट का डर भी सता रहा है, इसलिए वो गोल्डन टेम्पल की शरण लेने की बात कह रहा है। कभी खबर सामने यह भी आ रही है कि वो अकाल तख्त साहिब में जाकर सरेंडर कर सकता है। इस बीच पंजाब पुलिस की गहन चेकिंग अभियान लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें कल रात से ही पंजाब के होशियारपुर में पुलिस हर 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, हर गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रही है। सब में तेजी से जांच की जा रही है। यानी पुलिस को कहीं ना कहीं से यह पुष्टि हुई है कि एक बार फिर से अमृतपाल पंजाब आया है। स्वीटी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनकर। तो देखिए एक बार फिर से पुलिस जो है अलर्ट मोड पे है। हालांकि तमाम एजेंसियां जो है इसी के पीछे पड़ी हुई थी कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो जाए। सघन चेकिंग चलाया जा रहा था, हर बॉर्डर को सील कर दिया गया था, चप्पे चप्पे पे जांच हो रही थी और अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अमृतपाल सिंह जो है सरेंडर कर सकता है स्वर्ण मंदिर में। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह की ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अब उसे वापस से साबरमती सेंट्रल जेल लेकर जा रही है। प्रयागराज से मंगलवार रात गुजरात के लिए रवाना हुई, वहीं इस बीच अतीक को ले जा रही गाड़ी कई जगहों पर रुकी। इस दौरान माफिया अतीक के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। कभी अपनी गुंडागर्दी के लिए कुख्यात रहे इस माफिया की मायूसी का आलम यह था कि कोटा के अनंतपुर थाने में जब पुलिस का काफिला रुका तो अतीक वाहन से नीचे ही नहीं उतरा। यूपी पुलिस के जवान जब अनंतपुर थाने परिसर में नाश्ता पानी कर रहे थे तब अतीक मायूस सा पुलिस के ब्रिजवाहन में बैठा दिखा। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद यूपी पुलिस का काफिला अतीक को लेकर एक बार गुजरात के लिए रवाना हो गया। तो अतीक अहमद को वापस से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। बता दें उम्र कैद की सजा हुई है अतीक अहमद उसके साथ 3 आरोपियों को, और इसी के साथ अतीक अहमद का भाई अशरफ और उसके समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शोएब देखिए ये वही अतीक है जिसका उस समय कितना रौब हुआ करता था, जिसके नाम से एक एक प्रयागराज का बंदा जो है, एक एक शख्स जो है वो हिल जाया करता था, और आज इसके चेहरे पे मायूसी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक मामले में जिस तरह से सजा हुई है, जो उमेश पाल है उसके अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की श्रम सहित सजा हुई है, और उसके बाद एक लंबी यात्रा पर वापस गुजरात के लिए रवाना किया गया है। हालांकि अब से कुछ देर बाद वो गुजरात जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच में रास्ते में तमाम ऐसे पल आए जहां पर जरूरत पड़ने पर उसे रोका गया, तो ऐसी स्थितियों में उसके चेहरे पर मायूसी जरूर दिखी थी, क्योंकि थकान भी साफ नजर आ रही थी। सीधे सीधे से कहा जा सकता है कि अब कानूनी रूप से पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। हालांकि उस पर 100 के करीब मुकदमे हैं, तो ऐसे में अतीक अहमद के लिए ये मुश्किलों भरा पल हो सकता है, क्योंकि उनके जीवन में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें उन्हें कोर्ट से सजा दी गई है। हालांकि अभी उमेश पाल हत्याकांड के मामले में ये जो जांच है वो चल रही है, और बहुत मुमकिन है कि जल्दी इन्हें रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में भी इनको आरोपी बनाया गया। जो FIR उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने करवाई उसमें अतीक अहमद का नाम दर्ज है। तो ऐसे में अतीक अहमद के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि न उमेश पाल के अपहरण मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, आने वाले दिनों में जो उमेश पाल की हत्या हुई उसमें भी अब कहीं ना कहीं जो जांच चल रही है, और पुलिस लगातार दबिश दे करके जो 5 लाख के 5 शूटर्स इनामी हैं उनकी तलाश कर रही है। ऐसे में अतीक से भी रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा सकती है। जी देखिए साफ तौर पे नजर आ रहा है इन तस्वीरों में किस तरीके से अतीक अहमद डहरा सहमा दिख रहा है। इसीलिए तो नैनी जेल में जब उसको रखने का फैसला किया था कोर्ट ने, तब उसने तुरंत बोला था कि मुझे साबरमती जेल जाना है। शोएब देखिए हाँ बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस जेल से उन्हें ले आया गया था उसी जेल में वापस ले जाना था। नैनी जेल में सिर्फ स्टे के लिए रखा गया था, और इसी वजह से कल नैनी जेल जब लेके जाया गया था तो नैनी जेल ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जिस जेल से लाया गया था वहीं वापस करना था। ऐसे काफी देर तक इस उधेड़बुन में समय बीता कि आगे क्या कुछ करना है। आखिरकार ये तय हुआ कि इन्हें उस साबरमती जेल वापस ले जाएगा, और इसलिए रात में ही लेकर के उनको वहां से निकला गया। और फिलहाल अभी कई जिलों को और कई स्टेट को एक तरह से यात्रा में पार करते हुए अब से कुछ देर बाद गुजरात की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है, और अब से शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि इसे गुजरात जेल जहाँ से साबरमती जेल से लाया गया था वही शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच हालांकि एक सजा याफ्ता के तौर पर वो वापस जा रहा है। अब जब वो जेल के अंदर पहुंचेगा तो एक सजा याफ्ता के रूप में, इससे पहले आरोपी के रूप में जेल में था, लेकिन ये पहली बार होगा कि अब जब ये जेल में पहुंचेगा तो एक
आजीवन कारावास की सजा याफ्ता कैदी के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा और उसी रूप में वो वहाँ पे रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वही अतीक अहमद है जिसकी उस समय तूती बोला करती थी। अब देखिए किस तरीके से सहमा और डरा हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसके साथ 3 और आरोपी है जिनको ये सजा हुई है। बता दें कि अशरफ और उसके समेत 7 लोगों को इस केस में बरी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण में अभी तक हंगामे ही देखने को मिले हैं। पिछले 15 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जब पूरे दिन संसद की कार्रवाई चल पाई हो। पहले ही दिन से संसद के दोनों सदनों में जो हंगामा देखने को मिला वो अभी तक जारी है। बुधवार को भी विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिला है। मंगलवार को भी कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी अडानी के साथ साथ राहुल गांधी की अज्ञोता को लेकर सड़क पर उतरी। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी विदेशी में की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने पर अड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय जाने और अडानी मामले में विपक्षी का जेपीसी मांग को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा सदस्य रद्द होने के बाद बुधवार को राहुल पहली बार संसद पहुंचे। राहुल गांधी सीपीपी कार्यालय में लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए अभी भी ये संग्राम जो है संसद में जारी है। जी देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से संसद बजट का जो है काफ़ी दिन से जो हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से विपक्ष पार्टी हंगामा कर रही है, विपक्ष पार्टी का कहना है कि अडानी मुद्दे और जेपीसी की मांग विपक्ष पार्टी करती हुई आ रही। विपक्ष के जो लोग हैं वो इसी मुद्दे पर जो है अड़े हुए हैं, अडानी मुद्दा और जेपीसी की मांग कर रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से सत्ताधारी जो पार्टी थी, राहुल गांधी के कुछ दिन पहले जो बयान दिया था उन्होंने लंदन में, उसकी बात को लेकर अड़े हुए थे कि राहुल गांधी आखिरकार माफ़ी मांगे। पहले भी राहुल गांधी ने माफ़ी के लिए मना कर दी कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है। आज फिर संसद चलने से पहले जो है संसद को जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। संसद में फिर हंगामा यही देखने को मिला। वहाँ पर जो विपक्ष पार्टी है वो अडानी मुद्दे और जेपीसी की मांग करता रहा। लेकिन उसके बाद सत्ताधारी पार्टी की बात की जाए तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो राहुल गांधी की माफ़ी को मांगने को लेकर अड़ा रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार माफ़ी मांगे। और दूसरी बात यह है कि जब संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है तो उसको देखते हुए विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया। आज संसद के अंदर भी पहले भी उन्होंने काले कपड़े पहनकर जो है धरना प्रदर्शन किया था। तमाम मुद्दों पर लेकर बातचीत की थी कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है ये लोकतंत्र के लिए बहुत काफ़ी खतरे की बात उन्होंने बताई थी। लेकिन उसके बाद आज जो है सत्ताधार पार्टी ने राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर अड़े रहे। जी, यानी कि नितिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राहुल गांधी सदन में माफ़ी नहीं मांगते हैं और अगर जेपीसी अडानी मामले में जेपीसी का गठन नहीं होता है तब तक संसद चलेगा नहीं, क्योंकि बीच का रास्ता तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 3 अप्रैल तक के लिए जो है संसद को स्थगित कर दिया गया है कि 3 अप्रैल तक जो है संसद बंद रहेगा। लेकिन उसी के बाद को देखते हुए विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो हमलावर होते रहेंगे। लेकिन उसी के बाद जब अडानी और जेपीसी की मांग विपक्षी करता आ रहा है, विपक्षी पार्टी का कहना है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो क्यों विपक्षी पार्टी का जो अडानी मुद्दे और जेपीसी की मांग कर रहा है उस पर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। आखिरकार सत्ताधार पार्टी का ये कहना है कि उस तरीके से जिस राहुल गांधी ने जो विदेश में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए अवैध टिप्पणी की है उस पर माफ़ी मांगे। इस तरीके की घटना को देखते हुए जो सदन है उसको जो है रोज डेली जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। चाहे सदन चाहे सुबह के टाइम चाहे शुरू की जाती है तो उसे जो है दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद आज राहुल गांधी जब वहाँ सदन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने लोकसभा के साथ में भी यही बात की थी। जो राज्यसभा सांसद और अपने जो लोकसभा के विधायक हैं उनके साथ में जो बैठक की थी उसमें आखिरकार राहुल गांधी को लेकर भी बवाल उठा था, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के पास सदस्यता तो है नहीं और संसद के अंदर इस तरीके से जब राहुल गांधी आज एक पहुंचे उसके अंदर अपने सांसद और विधायकों के साथ जो बैठक की गई थी उस बैठक में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था तो उस पर भी जो संसद के अंदर जो है हंगामा देखने को मिला। संसद के अंदर सत्ताधार पार्टी का कहना है कि इस तरीके से राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द कर दी गई है कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों अंदर पहुंच रहे हैं, क्यों अपने लोगों से उनसे जो है पार्टी के लोगों से मुलाकात करें। क्योंकि इस तरीके राहुल गांधी ने खुद ये बात कही थी कि आखिरकार मैं अपने सांसद और विपक्ष के जो लोग हैं उन नेताओं से मुलाकात करेंगे जो आज यहाँ पर मिलने का समय रखा गया था उनको जो समझाने की सुनने को तैयार है ना विपक्ष मारने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो किस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस हमलावर हो चुकी है और
अब उतर चुके हैं विरोध प्रदर्शन पे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस जो है हमलावर हो गई है। पहले से अदानी मामला तो था ही, अब एक और मामला विपक्षी ने उठा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा, 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक संसदीय क्षेत्र और 4 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की भी तारीखों का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश के 96 विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश की सुवार विधानसभा सीट, मेघालय की सोहलोंग विधानसभा सीट के साथ ही पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट पर चुनाव का ऐलान किया है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव 10 मई को होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए कर्नाटक के चुनावों का ऐलान तो हुआ ही है, इसके साथ उपचुनाव उत्तर प्रदेश का भी ऐलान हुआ है, जहां पे स्वार और छानेबा की सीट में ऐलान हुआ है। तो ये चुनाव 10 मई को होने वाले हैं, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या है पूरी प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से एक तरफ जहां कर्नाटक में चुनाव को लेकर जो है वो घोषणा कर दी गई है, आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में 10 मई को जो है वो मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। 224 विधानसभा की सीटें हैं कर्नाटक के अंदर। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वहां पर वो सत्ता में वापस काबिज रहे, क्योंकि साउथ का जो एरिया में अगर आप देखें तो अकेला राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो ऐसे में पूरा प्रयास होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, वो चाहेगी कि 2013 के जैसा परफॉर्मेंस किया जाए, जिस तरीके से 2013 में कांग्रेस ने वहां पे सत्ता पर काबिज हुई थी, तो उस परफॉर्मेंस को दोहराने की तैयारी होगी। और राहुल गांधी भी अपने इस मुद्दे को लेकर, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द हुई है, उसको भी तेजी के साथ में वहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यूपी की भी जो 2 विधानसभा की सीटें हैं, रामपुर की स्वार विधानसभा की सीट, जहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक थे, लेकिन चूंकि वो डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद उनकी सदस्यता को विधानसभा से रद्द कर दिया गया, तो इसलिए एक वो सीट खाली हुई। और दूसरी सीट जो है वो मिर्जापुर की 96 विधानसभा की जो सीट है, वहां से जो अपना दल के विधायक थे उनकी मौत हुई और उसके बाद में वो सीट खाली हुई। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही जो सीटें हैं वो काफी अहम रहने वाली हैं। रामपुर में की जो स्वार विधानसभा की सीट है, तो उसमें वो अभी समाजवादी पार्टी के खेमे में थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का लक्ष्य होगा कि उस सीट जाए। इसके अलावा जो मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा की सीट है उसको भी जीता जाए, जो कि गठबंधन की प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना दल, उसके प्रत्याशी वहां से जो है वो विधायक चुने गए थे 2022 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं उसको अपने खेमे में करने का प्रयास होगा। और इन दोनों ही सीट को जीतने के साथ ही समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां चाहेगी कि वो आने वाले निकाय चुनाव में दम भरे और इस बात को बताए कि लोग जो है वो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। वही दूसरी ओर ठीक इसी तरीके का लक्ष्य बीजेपी ने भी तय किया है कि उसको अपनी दोनों सीटें जो हैं वो जीतनी है, जो 2022 में उनके खेमे में थी। मिर्जापुर की 96 विधानसभा की सीट उसको अपने खेमे में रखा जाए। और इसके अलावा रामपुर की जो स्वार विधानसभा की सीट है, जो कहीं ना कहीं आजम खान का एक गढ़ माना जाता है, और उसमें जिस तरीके से अभी इससे पहले आजम खान के खिलाफ चुनाव हुआ था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो विधायक चुने गए जब आजम खान की सदस्यता रद्द हुई। तो ठीक उसी तरीके से एक फिर से इतिहास दोहराने का कवायद जो है वो कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पे करना चाहेगी और इसीलिए पूरे दमखम के साथ में वो चुनाव में उतरेगी। दोनों ही विधानसभा सीटों पर भी यहाँ यूपी में भी 10 मई को ही मतदान होगा और उसके भी नतीजे जो है वो 13 मई को ही आएंगे। फिलहाल इन दोनों ही सीटों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरी चुनाव की प्रक्रिया है उसको। और अब लगता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम प्रिय जानकारी के लिए। तो आप इसके साथ साझा करें कि किस तरीके से 13 मई को घोषित किए जाएंगे नतीजे, और कर्नाटक हो या फिर अलग अलग राज्यों के कई उपचुनाव जो है वो 10 मई को ही होने हैं, 13 मई को नतीजे आएंगे।
और उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट मंगलवार से शुरू हो गई है, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स के साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही भारत के कई वैज्ञानिक भी शामिल है। इस बैठक में विश्व में बदलते मौसम और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राउंड टेबल में वैज्ञानिकों की चर्चा की गई। बता दें, पूरे विश्व के 20 देशों के वैज्ञानिक इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा होने वाली है। 20 देशों के वैज्ञानिक ले रहे हैं समिट में हिस्सा और ये राउंड टेबल पे बैठ के ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। 20 बिंदुओं पे, कई अहम बिंदुओं पे चर्चा होगी। 20 वैज्ञानिक इस राउंड टेबल पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक भी मौजूद है और मौसम इसके साथ कई खास बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। तो 3 दिवसीय G20 बैठक है, रामनगर में चल रही है और इसकी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, मंगलवार से ये बैठक शुरू हुई है और गुरुवार तक ये बैठक चलेगी। बता दें, इसको लेकर खासी तैयारी भी कई दिनों से शुरू कर दी गई थी और लगातार उत्तराखंड की संस्कृति किस तरीके से है, वहाँ की वेशभूषा किस तरीके से, ये भी डेलीगेट्स को बताने की कोशिश की गई थी। और जैसे ये बैठक खत्म होती है, इसके बाद डेलीगेट्स जिम कॉर्बेट पार्क भी जाएंगे। इसके साथ जानकारी दे दें कि तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में रामनगर में ये G20 की बैठक चल रही है। डेलीगेट्स के साथ भारतीय वैज्ञानिक भी मौजूद है और राउंड टेबल पे चर्चा की जा रही है। G20 की बैठक हो रही है, इस पे मौसम के साथ कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो 20 देशों के वैज्ञानिक ले रहे हैं समिट में हिस्सा। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभी देखिए, आज दूसरा दिन है इस बैठक का और क्या कुछ खास हो रहा है इस बैठक में, क्योंकि देखिए 20 देशों के डेलीगेट्स आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं और कितनी अहम ये चर्चा हो रही है। बिल्कुल, अगर अहम चर्चा की बात करते हैं तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर G20 की जो बैठक है यहाँ पर चल रही है, उन बैठकों में बातचीत यहाँ पर हो रही है कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के लिए जो उत्तराखंड राज्य के साथ साथ विभिन्न देशों के लिए जो पर्यावरणीय चुनौतियां इस समय है उससे कैसे निपटा जा सकता है। आज ये कह सकते हैं कि 20 देशों के वैज्ञानिक इस आज की G20 बैठक में यहाँ पर जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन वैज्ञानिकों की तरफ से जो पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, खासतौर पर जो मौसम में जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उन बदलावों से कैसे यहाँ पर निपटा जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है, मंथन यहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि आज की इस बैठक में भूवैज्ञानिक साथ में जो उत्तराखंड शासन के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर SS संधू, वो इस बैठक में मौजूद हैं। देर रात ये कह सकते हैं कि जो ये डेलीगेट्स यहाँ पर आए, विभिन्न देशों के डेलीगेट्स आए, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बातचीत करेंगे। रात्रि का जो भोजन होगा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ यहाँ पर करेंगे। और लगातार G20 की इस बैठक में जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, खासतौर पर जो मौसम लगातार बदल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ रही है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। कोशिश यही है सरकार की कि आने वाले दिनों में इन चुनौतियों से जो पार पाने की जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे इन सभी चुनौतियों को हल किया जा सकता है और कैसे इस ये कह सकते हैं कि पर्यावरणीय जो लगातार संतुलन यहाँ पर बढ़ रहा है उसको संतुलित किया जा सकता है। उन सब चीजों को लेकर ये बैठक यहाँ पर हो रही है। जी, 3 दिवसीय बैठक है और कल इसका आखिरी दिन है। कल क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक के बाद और क्या कुछ होने वाले हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है कि अभी तक यानी कल और आज जो चर्चा यहाँ पर चली है, उन चर्चाओं का निष्कर्ष निकालने का काम कल यहाँ पर किया जाएगा। कल वो मंथन यहाँ पर होगा और उस अमृत को निकालने का काम किया जाएगा जो लगातार पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए किस प्रकार के कदम देशों में उठाए जा सकते हैं, सरकारों को किस प्रकार से काम करना है, आम जनता को कैसे
जागरूक यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि G20 की इस बैठक में जो रामनगर में इस समय हो रही है, जो 20 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक इस मंथन में यहाँ पर बैठे हैं, तो कोशिश यही है कि जो पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, खासतौर पर किस प्रकार से जो अलग अलग विषय यानी अलग सेक्टर में है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से ले कौन से ऐसे कदम है जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, जो लगातार मौसम परिवर्तन हो रहे हैं उसको कैसे वापस सही रोटेशन में यहाँ पर लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल में, कोविड के काल में जो चीजें देखने को मिली थी कि अगर पर्यावरण इसी तरीके से असंतुलित होता रहा तो फिर जो चुनौतियां होंगी और ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी, तो उसको कैसे वापस उस रूटीन में लाया जा सकता है। तो उन सब चीजों को निपटने के लिए क्या कुछ करना यहाँ पर पड़ेगा, सरकारों को कौन सी ऐसे कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे जिसमें आम जनता की सहभागिता भी बढ़े और जो चुनौतियां हमारे सामने वो चुनौतियां खत्म हो सके। तो उसका निष्कर्ष निकालने का काम कल यहाँ पर होगा और उम्मीद यही है कि इस रामनगर की जो G20 की जो बैठक है, इस बैठक में जो पर्यावरण चुनौतियों की बात हो रही है तो उसमें कैसे उत्तराखंड राज्य अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा देश का राज्य है जहाँ पर 70% से भूभाग वनाच्छादित प्रदेश का है और इन वनों से ही पर्यावरण को संतुलित करने का बड़ा सहायक सिद्ध कहा जा सकता है। तो उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होकर मंथन निकालने का काम होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पे डेलीगेट्स की बैठक हो रही है और G20 की बैठक काफी अहम मानी जा रही है उत्तराखंड के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतनी, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।